ख़ातिन हज़रात, दिस इज़ रियलिटी बाइट्स। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको हक़ाइक़ पर मबनी बहस के ज़रिए हकीकत के करीब ले जाना चाहते हैं। मेरा नाम समीर अहमद है। आज की नशिस्त के मेहमान जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी हैं। जस्टिस सिद्दीकी ने अपने करियर का आगाज़ 1988 में बतौर वकील किया। 2011 में वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बने। 2011 से लेकर 2018 तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज रहे। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान की डीप स्टेट या मुख्तदर हलकों पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में अक्टूबर 2018 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात पर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ताहम इस कहानी ने 22 मार्च 2024 को एक नया रुख लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी गैर कानूनी थी और इन्हें रिटायरमेंट के बाद इनके ओहदे पर दोबारा बहाल कर दिया गया। जस्टिस साहब, इस सारी ऑडिसी से गुजरने के बाद पहला सवाल तो आपसे ये है, क्या आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिला, या फिर इज दिस अ केस ऑफ जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया अपने प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहने का। देखें, बात ये है कि मेरा कैरियर तो स्पाइल हो गया, नंबर वन, और जाहिर है जिसकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। क्योंकि मैंने 26 नवंबर 2018 में चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और फिर जाहिर है उसके बाद सीनियरिटी की बुनियाद पर मैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होता, और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से काम कर रहा होता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो मुझसे 3 साल जूनियर थे। अच्छा। अच्छा, अब ये है कि बस एक हादसा हो जाए, और जाहिर है आपको पता ही है कि कर्ब का, दर्द का और तकलीफ की कंपनसेशन नहीं होती, सिर्फ अश्कशोई हुआ करती है। और वो मैं समझता हूँ कि अश्कशोई हो गई है मेरी। सही, फेयर इनफ, फेयर इनफ। जस्टिस साहब, ये फरमाइए कि अदलिया से आपकी बदतरफी ने मुल्क में एक तनाज़े को जन्म दिया, एक डिबेट को जन्म दिया। आपको हटाए जाने की वजूहात के बारे में आज आप क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने जो 21 जुलाई 2018 की को तकरीर की, वो पाकिस्तान की तारीख में इटसेल्फ एक पहला आप समझ लें एपिसोड था, इस लिहाज से कि हमेशा चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, जर्नैल हों, पॉलिटिशियंस हों, जुडिशरी से वाबस्ता लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए लोग हों, वो हमेशा रिटायरमेंट के बाद सच बोलते हैं, और शरीक जुर्म रहने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी के जरिए या किसी इंटरव्यू में कह देते हैं हाँ जी उस वक्त इस तरह था, इस तरह था। तो जब मैं देख रहा था कि मेरे इर्द गिर्द मैनिपुलेशंस हो रही हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और इस हद तक हालात चले गए थे कि जो अर्जेंट काज लिस्ट होती है, जो चीफ जस्टिस जिन केसेस की मार्किंग करनी होती है फॉर नेक्स्ट डे, वो चीफ जस्टिस के पास बाद में जाती थी, पहले आईएसआई के कारिंदों के पास वो चीज़ होती थी। तो मेरे लिए, चूंकि आई वाज चीफ जस्टिस इन मेकिंग, बीइंग ए प्यूनी जज, तो मेरे लिए ये, और एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भी मैं देख रहा था, मेरे लिए ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मैंने अपने चीफ जस्टिस से बात की, देन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टाइम दे दे, मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। मैंने अपने जुडिशियल ऑर्डर्स के जरिए उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी आगाह किया कि आपके लोग ये काम कर रहे हैं और आप इनको कंट्रोल करें, बट नथिंग वाज डन। देन मेरे लिए ये एक
था कि चलें मैं लॉयर से खिताब करते हुए जो कुछ उस वक्त जुडिशरी में चल रहा था और जिस तरीके से जुडिशरी और उस वक्त के फौज के बड़ों के दरमियान एक तालमेल चल रहा था, उसको मैं लोगों के अपने वकला के सामने लेके आऊं, क्योंकि वकला जो है हर लिहाज से एक एग्रीव्ड पार्टी होते हैं। तो लेकिन ये असल में एक बात ये जहन में रखें कि दो साहिबान जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद कोसा फॉर सम अननोन रीजन दे वर आफ्टर माय नेक लाइक एनीथिंग, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि एक इतना इंडिपेंडेंट बंदा जो उनकी बात भी ना सुने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाए। और जाहिर है क्योंकि चीफ जस्टिस ने फिर रिकमेंडेशंस करनी होती हैं नए जजेस की, एलिवेशंस की, बहुत सारे दीगर मामलात होते हैं, तो उनको ये खदशा था कि ये बात जो है ये बंदा जो है इस तरह के हमारे कहने सुनने में नहीं होगा। तो उनको एक वो पहले से मुझे उन्होंने इंटेंगल किया हुआ था। दो मेरे ऊपर रेफरेंस उस वक्त बने थे, एक जमशेद दस्ती ने फाइल किया था, एक कलसूम खालिक एडवोकेट थी कि जी के फैजाबाद धरना के जब केस मेरी कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी उसके ऊपर, उस पर भी मुझे नोटिस हुआ। फिर एक फरमाइशी रेफरेंस करवाया गया कि मेरे जो सरकारी घर था उसमें तज़ीन और आयश हुई है, यानी कि सफ़ेदी रंग ये वो हुआ है, और वो सरकारी घर था, तो ये जो है ये इन्होंने मतलब अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो वो किसी भी तौर पर ये जा रहे थे, लेकिन जब ये एक चीज हुई तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी लेटर लिखा, उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी वो फिर कहा, और जिसके नतीजे में फिर ये सारी चीज हुई और विदाउट हेयरिंग मी और मुझे अपॉर्चुनिटी दिए बगैर कि मैं शहादत पेश करूं या जो मेरे खिलाफ कोई शहादत है उस पर मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूं लोगों पर, जस्ट इन ए सिंगल हियरिंग उन्होंने मुझे यहाँ से रिकमेंडेशंस दे दी। और जाहिर है उस वक्त आरिफ अलवी साहब तो तैयार बैठे थे, वो उन्होंने विदाउट अप्लाइंग हिज ओन माइंड मुझे मेरे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। जस्टिस साहब, आपकी गुफ्तगू से एक बड़ा सीरियस नुक्ता सामने आया है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी इंडिपेंडेंट माइंडेड इंडिविजुअल्स को दूर रखना चाहती है इस प्रोसेस से? जी, उस वक्त तो यही था, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुसलसल ये चीज़ होती रही। जो लोग ओबीडियंस एग्जिबिट करते हों और जो एक्सेसिबल हों, वो अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर उनको तो ज़रूर अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच रखता हो, जो अपने सीनियर्स के भी कहने पर कोई फैसला करने के लिए तैयार ना हो, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। जस्टिस साहब, ये फरमाइए कि बसद एहतराम जो इल्ज़ामात और जो एतराज़ात आपने उस वक़्त उठाए, आपसे पहले या आपके बाद किसी जज ने ऐसी बात क्यों नहीं की? देखिए हर एक की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, और जाहिर है कुछ जज होते हैं जो जजशिप करते हैं नौकरी के तौर पर, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये करते हैं कि नहीं, इसको नौकरी समझ के नहीं करना, इसको इबादत समझ के करना है, किसी और तरह से करना है। तो ऐसी जो मिसालें हैं जो नौकरी की कंसिडरेशन के बगैर करते हों, वो बहुत कम मिसालें हैं हमारी हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली। और देखिए, एक बात तो ये ज़रूर है कि मैं विसल ब्लोअर हूँ, और मेरे बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें बिलखुसूस अभी इस फैसले के आने के बाद 22 मार्च 2024 के फैसले के आने के बाद इंशाल्लाह मजीद जजेस भी
मतलब डेटरेंस दिखाएंगे इंशाल्लाह। दैट साहब ये फरमाइए कि आप आजकल की जुडिशरी को कैसे देखते हैं? आप इसको इंडिपेंडेंट माइंडेड समझते हैं, आप इसको फ्री एंड फेयर समझ रहे हैं, या ये तसलसल है पहले हालात का, गुज़रे हालात का? देखिए, जो रॉन्ग डूइंग होती है ना जी, उसको अनडू करने में भी बड़ा एक टाइम लग जाता है, और ज़ाहिर है कि हम मिन हैसुल कौम हमारा अलमिया ये है कि गुज़िश्ता 77 सालों में कि हम रोल ओवर रोल बैक, रोल ओवर रोल बैक ही हमारे मुल्क में हो रहा है, और ज़ाहिर है जो मुक़्तदर लोग हैं वही ये बात करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक हम मौजूदा जो जुडिशरी है, ये उस तरह का की सिचुएशन नहीं है जिस तरह की सिचुएशन आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले थी। अभी आहिस्ता-आहिस्ता जुडिशरी जो है अपनी इंडिपेंडेंस को शो भी कर रही है, और जो फैसले आएंगे या अभी आना शुरू हो रहे हैं, उससे भी ये एक एहसास पैदा हो रहा है कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस दे रही है। जस्टिस साहब ये फरमाइएगा, आम तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की शख्सियत जो है, वो पूरे इदारे के ऊपर हावी होती है या उसको एक ख़ास फ्लेवर दे देती है। क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगे? जी, बहुत हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और आपका ये जो तज्ज़िया है, मैं इससे इत्तेफ़ाक भी करता हूँ। देखें, कोई भी सिस्टम है ना जी, उसमें जो हेड होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, या जो टॉप एचेलॉन होती है, वो मैटर करती है। देखिए, हम हुँ, मसलन अब मैं अमेरिका की आपके सामने मिसाल रखता हूँ कि वहाँ पे बड़े एस्टैब्लिश हैं, सिस्टम्स हैं, वहाँ पे बड़ी सिस्टम्स की बात की जाती है, सिविल लिबर्टीज़ की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, सिविल सुप्रीमेसी की बात की जाती है। लेकिन हर प्रेसिडेंट के मिजाज के मुताबिक वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से चलती हैं जिस तरीके से वो चला रहा होता है। जो भी शख्स ड्राइविंग सीट पे होता है, उसको बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल होते हैं। मसलन आपकी यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी, इसके हर वीसी साहब का अपना एक मिजाज है, और हर हुँ, वीसी साहब अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक वहाँ के माहौल को बेहतर करेंगे। मसलन आज से कुछ अर्सा पहले तक जीसी के हवाले से ये कंप्लेंट थी कि वहाँ के वीसी साहब जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं, और उनकी जो एफिलिएशन है वो बड़ी नेकेड किस्म की एफिलिएशन है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल एक इंसानी रवैये हैं। हमारे तो चारों जो खुलफाए राशिदीन थे, उनके हर हर एक अपना एक दौर था, हर एक को अपने मारूजी हालात मिले, हर एक को अपने दौर के अलग अलग चैलेंजेस मिले। इसी तरह जो जुडिशरी के चीफ जो टॉप पे होते हैं, उनको वो हालात देखने होते हैं, फिर उनको जो उनके साथी जजेस हैं वो किस किस्म के हैं वो देखने होते हैं, फिर उस वक्त के कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं उसका बड़ा मैटर करता है। फिर ये भी एक बड़ी अहम चीज है कि जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको उर्फ आम में कहा जाता है, कि वो किस हद तक असर्ट करती है। ठीक है, हुँ। तो ये चीजें जो है वो मतलब एक कंपाउंड किस्म का इम्पैक्ट जो है वो होता है, और उसी बुनियाद पर जो है जो भी हेड होता है उसका रवैया सामने आता है। जस्टिस साहब, मैं एक एनेक्डोट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त, मेरे क्लास फेलो जो खुद अब एक सिविल जज हैं, वो मुझसे ये फरमाते हैं कि किसी भी जज को जब तक वो चीफ जस्टिस ना बन जाए, अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड सामने नहीं लाना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट में मसलन मैं सुप्रीम कोर्ट की मिसाल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अगर 17 जजेस हैं, तो उन 17 जजेस में से 3 या 4 ने ही चीफ जस्टिस बनना होता है, बाकियों ने तो एज़ ए जज रिटायर होना होता है। तो जज को तो अपने जो उसने ओथ लिया हुआ होता है, और जो उसका के मुताबिक फैसला करना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए।
अगर उसका बॉस या बॉस तो हम नहीं कह सकते, इस लफ्ज को मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अगर चीफ ऑफ द कोर्ट जो है उसकी हैसियत अगर देखा जाए जब फैसलों में, तो एक जज की ही हैसियत रह जाती है, उसका एक ही वोट होता है, चीफ जस्टिस के 2 वोट नहीं होते। तो इसलिए जो आप देखें जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जब अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त 7 में से 3 जजेस ने जो है वो डिसएग्री किया, और वो अलहदा बात है कि उसके उनको नताइज भुगतने पड़े, लेकिन वो तारीख में जिंदा है। तो जिन्होंने वो किया, वर्डिक्ट दिया, उनको देखें लोग किस तरीके से, और अभी रिसेंटली जाहिर है ये जजमेंट भी आ गई है कि अनफेयर ट्रायल था जुल्फकार अली भुट्टो साहब का। तो ये मैं अपने आपके दोस्त जो है, मैं उनसे इस बात पे एग्री नहीं करता। जस्टिस साहब ये फरमाइए कि जिन कुव्वतों का और जिस दबाव का जिक्र आपने माजी में भी किया और अभी भी किया, इसके इस इन कुव्वतों के इस दबाव के होते हुए हकीकी इंसाफ की फराहमी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? देखें, ये एक बड़ी जो है ना, एक हमजहत किस्म की एक एफर्ट इसके लिए चाहिए, और मैं इसलिए ये समझता हूँ, देखें हम मिन हैसुल कौम अभी उस फेज से गुजर रहे हैं जिसको हम अवेयरनेस का दौर कहते हैं, और अवेयरनेस के बाद फिर मज़ाहमत आती है, ठीक है, हुँ, और मज़ाहमत के बाद फिर इनकलाब आता है। जब अवेयरनेस बढ़ेगी और उसका नतीजा जो है वो अदलिया के ऊपर भी उसका एक दबाव आएगा, और उसका दबाव फौजी जो हमारे यहाँ के मुक़्तदर हल्के हैं उनके ऊपर भी आएगा, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी आएगा। तो इस तरह फिर सारे जो है ना वो जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में जाते जाएंगे। हमारी सारी एक काविश और सारी जो जुस्तजू है वो इसी के लिए होनी चाहिए कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में वापस चले जाएं, और किसी हुँ, किस्म की कोई एनक्रोचमेंट ना की जाए किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है। तो इसके लिए वक्त चाहिए, ये फौरी तौर पर नहीं होगा, और ये इसके लिए आपको जो फौज के जिम्मेदारान हैं उनको भी रियलाइज करवाने की जरूरत है, जुडिशरी वालों को भी हौसला देने की जरूरत है, और एग्जीक्यूटिव वालों को भी रियलाइज करवाने की जरूरत है कि भाई आप जो है सब चीजें कोई एज मतलब ग्रांटेड ना लें, आपको अपनी लिमिट का बहरहाल ख्याल करना पड़ेगा। अपनी-अपनी हदूद-व-क़यूद में रह के काम करना है, अपनी लिमिट्स का ख़्याल रखना है। जस्टिस साहब ये फ़रमाइए, पाकिस्तान में अदलिया के अंदर बदउनवानी भी एक दरीना मसला रहा है। आपने बदउनवानी से निपटने और अदालती निज़ाम के अंदर एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए अपने दौर में क्या इक़दामात लिए, और मज़ीद बाद में आने वाले जजेस के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर तो ये है कि मैं ज़ाहिर है चीफ जस्टिस तो नहीं बन सका, मैं एक प्यूनी जज की पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दौर में एक तो सबसे पहले मैंने अपने जितने भी मेरे मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के या बाकी स्पेशल कोर्ट्स के जजेस थे, मैंने उनको एक काइंड ऑफ ना एक प्रोटेक्शन दी कि भाई आप अपना काम करें, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आएगा, ना वो कला की तरफ से ना किसी और कार्नर से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का उससे पूछ सकते हैं कि मैंने किस तरह उनको प्रोटेक्ट किया। इसके बाद फिर हुँ। मैंने दूसरा ये किया था कि भाई मुझे आपके फैसलों से ना मुझे बू आ जाएगी कि ये फैसला जो है दयानतदारी पर मबनी है, ये एक कोई बोनाफाइड मिस्टेक का नतीजा है या कोई इररेलेवेंट कंसिडरेशन का नतीजा है। तो एक बड़ा मशहूर केस था, वो उसमें भी ये भाई लोग जो हैं, भाई लोगों से मुराद एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको इन्वॉल्व थे। ये शुएब शेख का केस था, एग्जैक्ट का आपको बड़ा एक मशहूर स्कैंडल था।
तो उस हमारे एक जज साहब थे जिसको इन्होंने ब्राइब किया था, और वो ये उस वक्त के जो इस्लामाबाद के इंचार्ज थे, सेक्टर कमांडर थे, वो डायरेक्टली उस सारे मामले में इन्वॉल्व थे। और समहाउ मुझे वो पता चल गया, मैंने उसकी इंक्वायरी करवाई, और फिर इंक्वायरी करवाने के बाद हमने वो बाकायदा अपने उस जज साहब को डिसमिस किया सर्विस से, और फिर साथ हमने ये भी रिकमेंड किया जी कि ये जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने ब्राइब दी है, उनके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो और वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मामला। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है वो एफआईआर की हद तक तो कर दिया, लेकिन वो जो जिम्मेदार थे रिश्वत देने वाले, उनका नाम बीच में से डिलीट कर दिया। तो इसी तरीके से देखें, अगर आप ना चाहें ना, आप ना चाहें तो आपका नीचे का स्टाफ जो है कतई बेईमानी नहीं कर सकता। मसलन मैं आप हमारे एक अगर आपको हाई कोर्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आप देखते कि जब भी कोई वकील या लिटिगेंट किसी कमरा अदालत से हाई कोर्ट में से निकलता है, तो अगर उसके हक में फैसला हुआ होता है, तो वहाँ के वो उस कोर्ट के बड़े वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, जी हमें मिठाई दें, पैसे दें, और बाज़ औक़ात तो वो बड़ी बदतमीजी की हद तक जो है वो करते हैं। मैंने अपने दौर में अपनी हाई कोर्ट में ये काम नहीं होने दिया था। मैंने बिल्कुल, मैंने कहा आपको कोई खुद दे भी ना, खुशी से भी दे, आपने नहीं लेने, बट टू टॉक ऑफ कि आप किसी से डिमांड करें। फिर हमने मेक श्योर किया कि जितने भी जजेस की जो रहने सहने का अंदाज है, उनके जो मामलात हैं, उनसे आगाही रखें। और उसके नतीजे में आपने सुना ही होगा, हमारे अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजरे हैं, उनका भतीजा था। उसके हवाले से भी इस तरह की शिकायत थी, तो उसको भी फिर हमने नौकरी से डिसमिस किया कि इसके बावजूद कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भतीजा है, उस वक्त वो चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी और फिर अगर हमें ये नजर आया कि जज से कोई बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, तो उसकी पूरी जो इज्जत नफ्स है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसको अपने चैम्बर में बुला के फादरली जिस तरह एक होता है कि काउंसलिंग कर दी या समझा दिया कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो देखें, आपको ना मुआशरे को चलाने के लिए आप जितने मर्जी सिस्टम्स बना लें, जितने मर्जी कानून साजी कर लें, जितनी मर्जी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, जब तक आप इखलाकी तौर पर अफराद को तैयार नहीं करते किसी भी अदारे में उनको इंडक्ट करने के लिए, उस वक्त तक इस तरह के मसाइल रहेंगे। जिस तरह नेकी और बदी रोज़े मैशर तक चलती रहेगी, इसी तरह ये कमजोरियां, इंसानी कमजोरियां सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर हम अपने अफराद की इखलाकी तरबियत करें और उनके दरमियान अल्लाह ताला का खौफ और आगे जवाबदेही का एहसास पैदा करें, और ये कि मैं जब जज बना तो मुझे मेरे बहुत ही मोहतरम है, मेरे लिए वालिद की तरह है, खलीलुर रहमान रमदे साहब ने ना, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे साहब ने मुझे एक बात कही कि शौकत, इस बात का ख्याल करना कि जब तुम्हारे सामने कोई साइल पेश हो रहा होगा ना, तो उसी वक्त तुम अल्लाह की अदालत में पेश हो रहे होगे। तो बस इस चीज को जहन में रखना। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और किसी भी मुआशरे में ईमानदारी जो है वो जाहिर है उसकी अहमियत है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, जहां पर भी हो। लेकिन जब आप अच्छे अफराद तैयार हो जाए, एलिवेशंस ठीक बुनियादों पर हों, बाकी जो हम सिविल जुडिशरी में जजेस को लेते हैं उसका मायार बेहतर हो जाए, और हम इस पहलू को भी मद्देनजर रखें, तो बेहतरी आ सकती है। यानी कि प्रोफेशनल के साथ-साथ इखलाकी तरबियत भी लाज़मी है। जज बहुत साहब, एक एक मामले पर आपकी बराह रास्त राय का तलबगार हूँ। क्या आम शहरियों यानी सिविलियंस के ऊपर फौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए?
देखिए, अगर तो कोई ऐसा उन्होंने जुर्म नहीं किया जो कि एक शेड्यूल ऑफेंस हो या जिसकी जो रिस्ट्रिक्शन जो है आर्मी एक्ट के तहत वो ली जा सकती हो, फिर तो कतन मुकदमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन मसलन आप देखें, फर्ज करें कि अगर कोई मुल्ज़मान है वो जीएचक्यू के ऊपर रेड करते हैं, उसके ऊपर कब्जा करते हैं, उसके ऊपर वहाँ पे कोई दहशतगर्दी करते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि वो आप हिट किसको कर रहे हैं? ज़ाहिर है जिनको हिट कर रहे हैं वो ही उसको करेंगे। तो बहरहाल इसके ऊपर एक ये एक काफ़ी मतलब ये समझ लें कि बड़ा एक नाज़ुक सा एक ये इश्यू है, और आम तौर पर तो मैं कतई इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि कोई सिविलियन का जो है वो फ़ौजी ट्रायल हो। मैं अमूमी तौर पर तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो जज साहब, जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, आप उनको किस फ़हरिस्त में रखेंगे? क्या उनके ऊपर फ़ौजी मुकदमा चलना चाहिए? फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए? नहीं, देखिए, 9 मई के हर मुल्ज़म के ऊपर तो फ़ौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उसकी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? और जिन लोगों ने तो ज़ाहिर है बराह रास्त कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसको जो सेक्शन 6 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट की डेफिनेशन में आता है और वो फिर शेड्यूल में बनता है, तो उस हद तक तो ठीक है, ये बात समझ आ सकती है। मसलन अगर किसी ने मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर अटैक किया है, वहाँ पे जहाज जलाने की कोशिश की है, उसका तो होना चाहिए। लेकिन बिलअमूम जो लोग इस हवाले से अरेस्ट हैं या जो मुल्ज़मान हैं, उनका बहरहाल ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में ही होना चाहिए। दुरुस्त। जस्टिस साहब, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में अदलिया के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन ख़दशात और चैलेंजेस क्या हैं और इनका सामना कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं ना इस पर अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा-सा मैं ना एक ज़रा तफ़सीली बात करना चाहूँगा। देखिए डॉक्टर साहब, किसी भी मुल्क में जो फ़ौज है ना, वो उसके जुग्राफिये के हिसाब से होती है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, वो उस मुल्क की आबादी के तनाज़ुर में की जाती हैं। मसलन हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी इसी तरह अदालतें भी जो हैं ना, वो आबादी के हिसाब से ही बढ़ाई जाती हैं, और इंसाफ फ़राहम करना जो है, वो बुनियादी तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, तालीम, सेहत, इंसाफ, आप ये देख लें कि आपका बजट का कितना परसेंट इसके ऊपर खर्च होता है। हुँ। जहाँ पर 400 जजेस होने चाहिए, हम जजेस से जुडिशरी से इख्तलाफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं और करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लेकिन देखें, जहाँ पे 400 जजेस चाहिए हों, वहाँ पे अगर 40 जजेस काम कर रहे हों, तो आप डॉक्टर साहब खुद बताएँ कि क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि वो अपने किसी भी लिस्ट के साथ जो है वो इंसाफ कर सकें? हमारे लिए जो मैं बतौर जज, और ज़ाहिर है मैं इसी सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए इंसाफ को टॉप प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। हमें देखें 1971 में जॉइंट जितना पाकिस्तान था, उसका जितना जुग्राफिया था, उस वक़्त जितनी फ़ौज थी, अब उससे 4 गुना है। आप उसी हिसाब से अपना देख लें कि आपके तालीमी इदारों में कितना इज़ाफ़ा हुआ है, आपके हॉस्पिटल्स में कितना इज़ाफ़ा हुआ है, आपकी जो जुडिशियल डिस्पेंसेशन के लिए कितनी ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है। आपकी वही लाहौर हाई कोर्ट है, उसको आप कितना खींच के ले जाएँगे। अब जहाँ पे जिस हाई कोर्ट में 80 जजेस होने चाहिए, उसमें अगर आप 40 जजेस से काम चला रहे हैं, तो इसका काम नहीं चला करते। मेरे ख्याल में जुडिशरी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है ना, वो एक तो है ये मादर-पिदर आज़ाद सोशल मीडिया, और हुँ। दूसरा जो है वो ये है कि रियासत की तरजीहात में इंसाफ की फराहमी जो है ना, वो बहुत नीचे जाकर आती है, जो कि टॉप पे होनी चाहिए।
और तीसरा जो ये है वो ज़ाहिर है कि जो इंटरफेरेंस होती है, चाहे वो एग्ज़ेक्टिव के ही तहत आते हैं आर्मी के लोग भी, उनकी तरफ से जो इंटरफेरेंस होती है, उसको रोका जा सके। मेरे नज़दीक ये 3 बुनियादी चैलेंजेस हैं। 3 बुनियादी चैलेंजेस यानी सोशल मीडिया की ग्रोथ और मीडिया ट्रायल्स, जस्टिस जो है वो रियासत की प्रायोरिटी ना होना, और फिर अदालती निज़ाम के अंदर मुदाखलत। बहुत अहम नुक्ते आपने शेयर किए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, आपकी वर्चुअल तशरीफ़ आवरी का बहुत-बहुत शुक्रिया।